नमस्कार दोस्तों, जगुका जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो हमारा जो इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ रहे हैं, उस इकोनॉमिक्स की क्लास में पहली क्लास में तो मैंने आपको एज ए इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन जिसमें आप सिलेबस को भी देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन का पूरा टॉपिक आ गया था। दूसरी जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने आपको केंद्र सरकार का जो बजट आया उसमें राजस्थान को क्या क्या मिलने वाला था वो बताया। तीसरा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात चल रही है वो आपका राज्य घरेलू उत्पाद एसडीपी और व्यावसायिक वितरण तो राज्य घरेलू उत्पाद और व्यावसायिक वितरण के बारे में बताना चाह रहे हैं। यानी एसडीपी हो गया स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और व्यावसायिक वितरण मतलब ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये दोनों टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही टॉपिक आपका सिलेबस में पार्ट में है, चाहे वो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो आरएस हो, चाहे आपका सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका कौन सा एससीएफ हो या अन्य कोई राजस्थान सरकार की परीक्षा हो, उसमें डाला जाता है। तो इसको आप देखते हैं, देखिएगा। पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, वो परीक्षा में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन बाद में मैं आपको उसका जो डाटाज है वो बताऊंगा। हालांकि मैंने एक आर्थिक समीक्षा नोट्स डाल रखा है, उसमें सारे डाटाज दे रखे हैं, वही आपके काम के हैं। देखिएगा, देखिए दो तीन चीजें हैं वो आपको सबसे पहले देखनी है। देखिए, एक तो हमें जानना है इकोनॉमिक्स में दो तीन चीजें पहले जान लो सरल शब्दों में। एक तो हमारा होता है वित्तीय वर्ष, ये तो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। हो गया। दूसरा जो टॉपिक होता है वित्तीय वर्ष के बाद, सुन लो, वो होता है आधार वर्ष। बेस ईयर, ये हमारा 2011-12 का है। आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12। यह आधार वर्ष हमें आधार वर्ष के द्वारा किया गया आकलन राज्य के विकास को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद है आधार वर्ष के बाद आप आ जाइए नंबर 3, वो होता है प्रचलित वर्ष। प्रचलित वर्ष का मतलब वर्तमान वर्ष। जैसे पिछले वर्ष के आंकड़े आते हैं, पिछले वर्ष के, जैसे 2019-20 हो गया, अभी जो चल रहा है वो 20-21 का आंकड़े आगे 21-22 शुरू हो गया, समझ गए? तो प्रचलित वर्ष यह है, यह वर्ष के द्वारा किया गया आकलन राज्य के वृद्धि दर को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है, ठीक है। ये आपकी बात आ गई। अब ये दो तीन चीजें और बढ़ेंगे, ये पहले सबसे पहले बात कर लो। चौथी बात है अपना एसडीपी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एसडीपी जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझ गए? तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है
ये आपका है वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान नोट्स है इकोनॉमिक्स राज्य के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य एसटीपी। ठीक है, आगे अपन बात करें तो एक चीज और है, देखिए 1 मिनट 2 मिनट रुके। हाँ, ये हो गया एसडीपी हो गया। अब हम एक बार और बताऊं, एक है जीएस सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यवर्धन, जिसको बोलते हैं GSVA। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है एक्चुअली प्रचलित वर्ष में स्थिर कीमतों के आधार पर एसडीपी ये। और एक आपके होती है प्रति व्यक्ति आय। कौन सी? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल। ये क्या होगी? प्रति व्यक्ति आय, राज्य की आय बट्टा जनसंख्या, ये प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? प्रति व्यक्ति आय। एक और चीज आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा सारी चीज। देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने उस समय वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई थी। कितने रुपया? 20। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, आगे बढ़े तो भारत में सर्वप्रथम सांख्यिकी आकलन पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया।
महालनोबिस को सांख्यिकी का जनक बोलते हैं और इनके जन्मदिवस को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवस के रूप में मनाते हैं। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा आगे। अब उसके बाद आया महालनोबिस को ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने एक संगठन बनाया था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO। CSO कहां पर है? जयपुर में। कब बनाया? 1950 में। 1950 CSO, समझ गए? अब CSO जयपुर में बनाया। यह है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, एवं आर्थिक समंकों को जारी करता है। अब राजस्थान आ जाइए। राजस्थान में आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय जयपुर, जयपुर CSO के सहयोग से आर्थिक आंकड़े एवं आर्थिक समीक्षा जारी करता है। देखिए ये टोटल आपकी बात आती है। बोलो क्लियर है क्या इसमें? अब मैंने क्या बोला देखो, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा का पूरा मैंने सिस्टम आपको बता दिया। एक बार इनको एक बार समझ लीजिए। देखिए हमारा देश का वित्तीय वर्ष, देश हो चाहे राज्य हो, उसका वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च है। कई बार यही पूछ लेता है फाइनेंशियल ईयर, जो भी हमारा जो आकलन होगा वो फाइनेंशियल ईयर के आधार पर होगा, तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। बाद में एक होता है आधार वर्ष, बेस ईयर, इसको क्या बोलते हैं? बेस ईयर। हमारा बेस ईयर 2011-12 है, 11-12 है। ये आधार वर्ष है ना, आधार वर्ष में 11-12 के आधार पर, 11-12 के आधार पर, यानी आधार वर्ष के द्वारा जो आकलन किया जाता है वो राज्य के विकास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विकास को, कि एक्चुअली राज्य ने कितना विकास किया है, एक्चुअली राज्य ने कितना विकास किया है। इसमें सब चीजें घटा दी जाती है, एक्चुअली विकास की बात आती है। एक्चुअली मतलब उतार चढ़ाव। देखिए सरकार आधार वर्ष किसको घोषित करती है? ऐसा वर्ष जिसमें उतार चढ़ाव क्या आते हो, कम आते हो, बहुत कम आते हो, तो उसमें क्या होता है? स्थिरता का पता चलता है। स्थिरता का क्या चलता है पता, तो उससे विकास को दर्शाते हैं। और प्रचलित वर्ष, जैसे अभी प्रचलित वर्ष तो 2020-21 के आंकड़े आएंगे, समझ गए? अब नई आर्थिक समीक्षा आएगी उसमें 20-21 के आंकड़े आएंगे। तो इस वर्ष के द्वारा किया गया आकलन राज्य की वृद्धि को दर्शाता है कि अब की बार हमने कितना ग्रोथ किया। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है। ग्रोथ जो होता है वो अस्थायी होती है, अस्थिर होती है, वो अगली साल कम भी हो सकती है और पिछली साल ज्यादा भी हो सकती है, या ऐसे कम ज्यादा हो सकता है। जबकि विकास क्या होता है? स्थिरता को दर्शाता है। समझ गए क्या मेरी बात को? तो ये 2 वर्ष होते हैं, एक आधार वर्ष और एक कौन सा? प्रचलित वर्ष। प्रचलित वर्ष का मतलब वर्तमान वर्ष है, प्रचलित वर्ष का मतलब वर्तमान वर्ष है। बोलो क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात है। तो आपकी एसडीपी हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, पर कैपिटा इनकम हो, ये सारी इन 2 वर्षों के आधार पर निकाली जाती है। कुछ तो आधार वर्ष के आधार पर, कुछ प्रचलित वर्ष के आधार पर, क्योंकि आपका आएगा आंकड़ों में एसडीपी, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब दोस्तों मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि आपको नाम ही पता चल रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्टर जिसमें कृषि वगैरह आता है, एक सेकेंडरी सेक्टर जिसमें उद्योग वगैरह आता है, एक थर्ड सेक्टर जिसमें सेवा आती है, सर्विस आती है। इन 3 सेक्टर में हमने कितना इस साल उत्पादन किया वो हमारी एसडीपी है। कौन सी एसडीपी? तो मैंने क्या लिखा देखो, राज्य के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान कितनी वस्तुएं और सेवाओं का
सेवाओं, वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा का मतलब प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीय क्षेत्र की, तृतीय क्षेत्र की टोटल का अंतिम मौद्रिक मूल्य। अंतिम मौद्रिक मूल्य का मतलब समझ गए, अंतिम मौद्रिक मूल्य का मतलब लास्ट दिन उनका रेट क्या थी, रेट क्या थी, हर चीज की रेट का आकलन किया जाता है। तो अंतिम मौद्रिक मूल्य वो आपका क्या कहलाता है, एसडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, एसडीपी कहलाता है, समझ गए। एक होता है सकल राज्य मूल्यवर्धन, जीएसवीए, सकल राज्य मूल्यवर्धन। तो प्रचलित वर्ष में, मतलब वर्ष तो होगा, आकलन तो हम इस वर्ष में कर रहे हैं, लेकिन कीमतें हम 2011-12 की ले रहे हैं। कौन सा कीमतें हम कौन से की ले रहे हैं, 2011, यानी कीमतें हम आधार वर्ष की ले रहे हैं। आकलन तो हम इस वर्ष में कर रहे हैं, और कीमतें कौन से वर्ष की ले रहे हैं, आधार वर्ष की। यानी आधार वर्ष के आधार पर किया गया मूल्यांकन जो होता है वो जीएसवी है। वो अब देखिए दोनों चीजों को आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली आपकी वास्तविक वृद्धि को दर्शा रहा है, और वो किसको दर्शा रहा है, एसडीपी किसको दर्शा रहा है, प्रचलित वृद्धि को दर्शा रहा है, प्रचलित वर्ष को दर्शा रहा है। ठीक है, तो एसडीपी तो वो हो गया, और ये आपका जीएसवी है। तो ये सारी चीज होगी। एक होती है प्रति व्यक्ति आय। कौन सी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो राज्य की जो आय है ना, राज्य की जो हमारी आमदनी हुई उसमें क्या आप किसका भाग दोगे, राज्य की आमदनी में किसका भाग दोगे, जनसंख्या का भाग दोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों ये सारे के सारे टर्म्स हैं, और इन टर्म्स के आधार पे हम आगे के आंकड़े पढ़ेंगे, उनको आप देखिएगा। अब देखिए दूसरा टॉपिक, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी ने उस समय जो धन निकासी का सिद्धांत दिया था, उस समय हमारी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई थी। कितना रुपया बताई थी, 20 रुपया। भारत में सबसे पहले सांख्यिकी का आकलन, जो सांख्यिकी आकलन जो किया गया, पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया, पीसी महालनोबिस के द्वारा। इसलिए पीसी महालनोबिस को हम सांख्यिकी का क्या बोलते हैं, जनक। और 29 जून को हम सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। 29 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं साहब, सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। तो सांख्यिकी का जनक बोलते हैं उसको। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सांख्यिकी का जनक जो पीसी महालनोबिस है, इन्हीं के प्रयासों से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ, सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जयपुर, जिसको जो कब बना था 1950 में, उसका गठन हुआ। ये जो सीएसओ होता है वो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जितने भी इकोनॉमिक्स के फैक्ट हैं वो सारे के सारे जारी करता है। तो कई बार यही क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय आय के या प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब आप राजस्थान में आ जाते हैं, तो राजस्थान में आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय होता है। आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय कहां पर है, जयपुर में है। यह आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय सीएसओ के सहयोग से हमारे राज्य के आर्थिक आंकड़े और आर्थिक समीक्षा क्या करता है, जारी करता है। दोस्तों ये टोटल आपके फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसके आधार पे हम फैक्ट दिखाएंगे, और वो फैक्ट आप देखेंगे। देखिएगा एक मिनट, देखिए ये आपका टोटल पहला टॉपिक है। अब इसको आप फैक्टों के माध्यम से देख लीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा, राज्य घरेलू उत्पाद का संगठनात्मक ढांचा। आपका सिलेबस दे रखा राज्य घरेलू उत्पाद यानी एसडीपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। समझ गए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बोलना चाह रहे हैं राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, मतलब राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष कौन सा हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान समस्त वस्तुओं और सेवाओं का, समस्त वस्तुओं और सेवाएं मैंने समझ गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर की जितनी वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य, लास्ट वाले दिन जिस दिन आकलन कर रहे हैं उस दिन की उनकी रेट, उनका सबका योग होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। आ गया, इसको एसडीपी बोलते हैं, एसडीपी बोलते हैं। और मैं सीधी भाषा में अगर बोलूं तो ये सीधी भाषा में भाई साहब एक ही चीज है, बोलो क्या, कि हमारे इस साल में कितना प्रोडक्शन हुआ। आ गया। अब देखिए दो कीमत बताई थी आपको, प्रचलित वर्ष यानी प्रचलित कीमत यानी प्रचलित वर्ष वाली बात है। प्रचलित कीमत पर, प्रचलित कीमत कौन सा वर्ष हो गया, 2019-20 के, क्योंकि सुन लो अभी जो नई आर्थिक समीक्षा आएगी उसमें 20 से 21 के आंकड़े आएंगे, 20-21 के आंकड़े आएंगे। अब जो हमारे पास है वो कौन से 19-20 के आंकड़े हैं, तो वो प्रचलित वर्ष है। तो प्रचलित कीमत पर यानी 2019-20 के अनुसार, और प्रचलित वर्ष हमें किसको दर्शाता है, वृद्धि को, बताया भी था आपको, वृद्धि को, ग्रोथ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ग्रोथ को। तो प्रचलित कीमतों पर जो आकलन एसडीपी का किया गया था वो कितना है,
तो 2018-19 में तो 9.43 लाख करोड़ था, जो 17-18 के अपेक्षा 12.86% वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी? 12.86%। 2019-20 की बात करो तो 10.21 लाख करोड़ हुआ है, 10.21 लाख करोड़, जो वृद्धि कितनी हुई? 8.32% की वृद्धि दर हुई है। कितने की? 8.32% की वृद्धि दर हुई है। ये आंकड़े आपको देखने हैं, यही पूछेगा। अब बोलो कितनी वृद्धि हुई भाई? बोलो 8.32। पिछले साल कितनी हुई थी? 12.86। तो अब की बार वृद्धि दर क्या हुई है? कम हुई है। समय वृद्धि ग्रोथ रेट क्या रही है? कम रही है। अब स्थिर कीमतों पर आ जाइए, जो किसको दर्शाता है? विकास को। स्थिर कीमतों पर 2018-19 का 6.77 लाख करोड़ था, 6.77 लाख करोड़, जो 6.97% की वृद्धि दर रही 17-18 की अपेक्षा। 2019-20 में 7.12 लाख करोड़ रहा, जो 5.5% की वृद्धि दर को दर्शाता है। यानी दोनों ही जगह पर, स्थिर कीमतों पर और आपका कौन सा प्रचलित कीमतों पर देखो, तो दोनों में ही 18-19 की अपेक्षा 19-20 में वृद्धि दर क्या रही है? कम रही है। वृद्धि दर क्या रही है? कम रही है। बोलो दोस्तों। और बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, मैंने बोला प्रचलित वर्ष के आधार पर निकालते हैं तो वो वृद्धि को दर्शाता है, तो उसमें ज्यादा आ रहा है, और स्थिर कीमतों के आधार पर क्या आ रहा है? कम आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अब क्षेत्रवार वितरण देखिए हमारे 3, क्योंकि हमने अभी भी क्या बोला था? बोलिए क्या बोला था? हमने ये बोला था दोस्तों कि 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और पशुपालन होता है, द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग और क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, और तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवा होती है। ठीक है। और अब हमने बोला कि ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष बताइए स्थिर और कौन सा प्रचलित। प्राइमरी सेक्टर का योगदान, प्राइमरी सेक्टर में स्थिर मूल्यों के आधार पर कितना है? कितना जीडीपी में? क्योंकि जीडीपी की एसडीपी की परिभाषा आपने क्या पढ़ी थी? बोलो एसडीपी की परिभाषा, बोलो मेरे साथ। एसडीपी की परिभाषा दोस्तों हमने साफ पढ़ी थी। क्या? बोलिए। हमने ये पढ़ा था कि एसडीपी की परिभाषा ये है भैया कि वस्तु और सेवाओं में तीनों क्षेत्र आ गए। तो स्थिर एसडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान स्थिर कीमतों के आधार पर 28.56 है, और प्रचलित के आधार पर 25.19 है। 25.19। ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र का योगदान 32 पॉइंट क्या है? गुणंतर स्थिर कीमतों के आधार पर, और प्रचलित के आधार पर कितना है? 30.67। ठीक है। और तृतीय क्षेत्र का योगदान 38 पॉइंट कितना है? 75, और इधर 44.14। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं कि आप अगर देखते हैं, सुन लो मेरी बात, अगर देखते हैं तो सर्वाधिक योगदान किसका रहा? अब देखो मैं एक बार बताऊंगा। सर्वाधिक एसडीपी में योगदान सर्विस सेक्टर का है। कौन से का? सर्विस सेक्टर। सबसे कम योगदान, और ये उद्योग वाला जो बीच वाला है ये पूरा आ गया। और सुन लो, लेकिन एक चीज और जोड़ेंगे, इस प्राथमिक क्षेत्र से सर्वाधिक लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। आजीविका मतलब लोग जुड़े हुए हैं, आजीविका जुड़ी हुई है, जीवन जुड़ा हुआ है जिनका, जिससे उनका रोजगार चलता है। और इससे आपका क्या है? सबसे कम आजीविका। आजीविका। बोलो क्लियर है क्या? तो ये आपका सबसे कम आजीविका है, इससे सबसे कम आजीविका। बोलो कोई दिक्कत है? सर्वाधिक आजीविका किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? प्राथमिक क्षेत्र से। लेकिन सबसे कम एसडीपी में योगदान है। और सबसे कम आजीविका किसमें जुड़ी हुई है? थर्ड सेक्टर से। लेकिन सर्वाधिक एसडीपी में क्या है? योगदान है। ये टोटल आपकी बात बता दी तीनों सेक्टर की। अब आप आगे आते हो तो देखिएगा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रवार वृद्धि कैसे हुई है? क्षेत्रवार वृद्धि तो देखो, अभी भी मैंने बताया भी था, 2019-20 में वही स्थिर कीमतों के आधार पर, कीमत तो कौन सी ली है? स्थिर, पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में समग्र स्तर पर वृद्धि दर जो ग्रोथ रही है, वो 5.5% रही है। ओवरऑल ग्रोथ रही है, वो कितनी रही है? ओवरऑल ग्रोथ रही है वो कितनी रही है? बोलो 5.5%। 5.5%। और इसमें कृषि यानी प्राइमरी सेक्टर का योगदान 5.65 है। इससे उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 1.98। और सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही है? 6.89। तो यह भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। बोलो 2019-20 में सर्वाधिक वृद्धि दर किस में रही है? सेवा में। लेकिन सेकंड नंबर किसका रहा है? कृषि का। और थर्ड सबसे कम वृद्धि दर कौन से में रही है? सेकंड में, उद्योग में। ठीक है। अब आया प्रतिव्यक्ति आय। राज्य घरेलू उत्पाद जो है उसमें
आप राज्य की जनसंख्या का भाग दे देते हो तो क्या आ जाती है, प्रति व्यक्ति आ जाती है। और ये किसको दर्शाती है, तो लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का क्या है, सूचक। वही प्रचलित कीमत 2018-19 में हमारे राज्य की 2018-19 में हमारे प्रति व्यक्ति आय जो थी प्रचलित कीमतों पर 1,10,000 रुपया 1,10,606 थी, जो 11.31% वृद्धि हुई पिछली साल की अपेक्षा। 2019-20 में हमारी 1,18,159 रुपया वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय हुई, लेकिन वृद्धि दर 6.83, यानी 19-20 हमारे लिए सही नहीं रहा और अभी 20-21 तो बिल्कुल ही सही नहीं रहा, समझ गए। और स्थिर कीमतों पर आओ तो 2018-19 में हमारी इनकम कितनी है, 78,570 कम आएगी है और 5.55% की वृद्धि को दर्शाता है। और 2019-20 में 81,355 जो 3.54% की वृद्धि को ही दर्शाता है। यह टोटल आपकी प्रचलित कीमतें, स्थिर कीमतें क्या होगा, टोटल आ गया। अब हम बोलना चाह रहे हैं सकल स्थायी पूंजी का निर्माण। स्थायी पूंजी यानी हमने जितना भी प्रोडक्शन किया वो टोटल हमारा टर्नओवर है, क्या है, टर्नओवर, लेकिन उसमें से हमने स्थायी पूंजी मतलब कैपिटल बिल्डिंग कितनी की, तो वो आप देखनी है। तो 2018-19 में प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल घरेलू उत्पाद का 27 पॉइंट कितना है, 27 पॉइंट कितना, 24। बात समझ है। मैं मेरी कोचिंग चलाता हूं, मेरा धंधा कितना भी अच्छा चलता होगा, कुछ भी चलता होगा, कितनी भी इनकम होती होगी, लेकिन मैंने साल में उसके माध्यम से कितनी कैपिटल बिल्डिंग की है, स्थायी निर्माण किया, वो आपका इसमें आएगा। तो 27 पॉइंट कितना है, 27.24। ये दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप आगे बढ़िए। अब ये इसके अलावा अब टॉपिक का नाम है व्यवसायिक वितरण, ठीक है। अब हमने बोलेंगे ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी सेक्टर में पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा, कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र आता है। कृषि, पशुपालन और वानिकी और मत्स्य क्षेत्र आता है। सकल, और सुनो आगे तुम्हारा सिलेबस है, इन्हीं क्षेत्रों को हमें बताना है। आपके दे रखा है प्राइमरी सेक्टर दे रखा है, तो कृषि, पशुपालन इनको बताना है, समझ गए। अब मैंने बोला सकल राज्य मूल्यवर्धन बताया था आपको, वही अभी GSVA, और 2011-12 से हम देखें तो 28.56 से घट करके योगदान 2019-20 में कितना रह गया, तो 25.19 रह गया, 25.19 रह गया, 25.19 रह गया, यानी 28.56 से घट करके कितना आ गया, 25 पॉइंट। यानी कृषि का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। 2019-20 में इस क्षेत्र का सकल राज्य देखें तो कितना हो गया, 1,67,000। 2019-20 में केवल एग्री प्राथमिक क्षेत्र का बोल रहा हूं, केवल क्या है प्राथमिक क्षेत्र का 1,68,352 करोड़ है 49.49 करोड़, जो अनुमानित कितनी वृद्धि को दर्शाता है, 5.65। अभी बताया था 5.65 की वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। आगे आइए। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, खनन आता है, माइनिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, विद्युत आती है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस आती है, जलापूर्ति आती है, उपचारात्मक सेवाएं, इसमें स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह आ गई, निर्माण क्षेत्र आता है। अब इसके बारे में क्या बात करा है, तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में 2011-12 में से योगदान था 32.69 था, वो घट करके कितना रह गया, 30 पॉइंट। ये भी घट रहा है। 2019-20 में इस क्षेत्र का योगदान GSVA में कितना हो गया, 2,05,040.45 करोड़ रह गया, जो कितनी वृद्धि को दर्शाता है, तो ये तो बिल्कुल 1.98% वृद्धि। अभी मैंने बताया भी था कि सर्वाधिक वृद्धि तो सेवा में हुई है, और सेकंड नंबर आपका कृषि में हुई है, और थर्ड नंबर आपका उद्योग में हुई है वृद्धि। समझ गए मेरी बात को, तो हुई है थर्ड क्षेत्र में। मतलब मैंने बोला पहला किस में हुई है, सेवा में वृद्धि दर ज्यादा रही है। बाद में दूसरे में मैंने बताया एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में रही है, और तीसरे में आपका कौन सा गया, द्वितीय को उद्योग क्षेत्र में ली है। लेकिन जीडीपी में पहला नंबर सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सर्विस का, और सेकंड योगदान किसका, उद्योग का, और थर्ड किसका है, कृषि का। और आजीविका में पहला योगदान किसका है, तो कृषि का, सेकंड किसका, उद्योग का, थर्ड किसका है, सेवा का। ऐसे देखना। अब है सेवा क्षेत्र में रेलवे, ट्रांसपोर्ट, अन्य ट्रांसपोर्ट, भंडारण, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, स्थावर संपदा, गृह स्वामित्व, लोक प्रशासन, वित्तीय सेवाएं सब आता है। ये सारी चीजें इसमें आती है। समझ गए क्या मेरी बात को, यानी ट्रांसपोर्ट आ गया, स्टोरेज आ गया, आपका कम्युनिकेशन आ गया, व्यापार आ गया सारा, होटल रेस्टोरेंट आ गई, स्थावर संपदा होगी, जंगम संपदा जो भी हमारी संपत्ति वगैरह आ गई, गृह स्वामित्व हम पेइंग गेस्ट मैरिज में सब ये आ गया, लोक प्रशासन आ गया, वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग, बीमा सब आ गया।
2011-12 से इस योगदान को देखो तो 38.75% से बढ़ करके ये 44.14 हो गया, यानी ये बढ़ा है, मैंने बताया अभी। और 2019-20 में ये 2,95,011 करोड़ था, जो गत वर्ष की तुलना में 6.89 अधिक है, यानी ये आगे बढ़ रहा है। अतः सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, लगातार बढ़ रहा है, हर चीज में बढ़ रहा है। ये राज्य के विकास में इंजन की भूमिका क्या कर रहा है, अदा कर रहा है। तो ये दोस्तों, ये 2 टॉपिक थे तुम्हारे, एक 2 टॉपिक आपको मैंने बता दिए। ये 2 टॉपिक कौन कौन से थे बोलो? एक तो आपको साफ साफ बता दिया राज्य घरेलू उत्पाद एसडीपी का संगठनात्मक ढांचा, और एक आपको बता दिया ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन, व्यवसायिक वितरण। ये 2 टॉपिक है। कल जो हम टॉपिक करेंगे, सुन लो, कल जो हम टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स का करेंगे वो राज्य अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो एक टॉपिक आपका राज्य अर्थव्यवस्था की विशेषता, क्योंकि उसमें ये पहले बताना जरूरी था, ये थोड़ा बेसिक था, बाद में आपका एसडीआई का आएगा और बाद में सारी चीजें आ जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार आपका।